अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। नया दिन, नई बातें, नए सूब और बहुत सारे नए पैगामात। लेकिन एक बात जो कि पुरानी है, जिस पे अमल करना बेहद ज़रूरी है, जिस पर अमल के बगैर हम नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है उसकी खिलाफ वर्जी के बगैर अब हमने रहना शुरू कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत करें, SOPs पे अमल दरामद करें। मैं बात करी हूँ ख़तरनाक वायरस कोविड-19 की, जो ना सिर्फ अपनी शक्ल बदल रहा है बल्कि उसके फैलाव में तेज़ी आना शुरू हो गई है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर ज़ोर पकड़ने लगी है। केसेस की 4% शरह जो है वो बढ़ चुकी है। 1980 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वायरस से मज़ीद 24 अफराद इंतकाल कर गए हैं। और अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है और इसके मसाइल भी बड़े हैं। भारतीय किस्म के वायरस के 5 केसेस यहाँ पर सामने आए हैं। सिंध में इंडियन वेरिएंट के 35 केसेस रिपोर्ट अब तक हो चुके हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज से अब मदद लेने का फैसला भी हो चुका है। अब सोचें हम कितनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हम कितनी मनमानियाँ कर रहे हैं कि आखिरकार डंडा उठाना पड़ चुका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ों की तादाद 20 से बढ़ाकर 50% करने का नोटम भी जारी कर दिया है। यकूम अगस्त से अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए वैक्सीन को लाजिम करार दिया गया है। यानी अगर आपने कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में सफ़र करना है, फ़ज़ाई सफ़र करना है, ज़रूरी है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं होगा, सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। यकूम अगस्त के बाद ये चीज़ भी, इस पर भी अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। ख़तरनाक भारतीय वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जब हम बात करते हैं उसकी मौजूदगी की, तो फिर सवाल ये आता है कि क्या जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उससे बचाव के लिए असरअंदाज है या नहीं। जब भी हमने इस पर बात की है तो हमें जवाब मिला है नहीं। आज हम इसी मामले पर आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि 2 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में इस वक्त कितना बड़ा खतरा है एक ऐसे वेरिएंट का जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हम जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने आलमी दुनिया को बता दिया कि गैर मामूली सूरत हाल का इस वक्त सामना है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इसकी आलमी सतह पर रसाई को आसान बनाया जाए, तभी हम कोविड-19 पर काबू पा लेंगे। और इसकी ख़रीदारी के लिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको मदद फराहम कीजिए। जैसे कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए। और इन ममालिक में भी कोविड-19 की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल फोरम से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान माहौल बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। हमने कल भी आपको दिखाया था सवात का वो इलाका जहाँ पर आज से 4 साल पहले एक बुनियाद रखी गई। सिर्फ पहाड़ थे, बंजर पहाड़ थे, आज वहाँ पर सब्ज़ा है, वो ग्रीनरी है, सूदिंग सा है, उसका एक इफेक्ट होता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। बिलियन ट्री मंसूबा, इसकी मैं बात करूँ, सूदमंद साबित हो रहा है। इसका जिक्र किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सरमायाकारी तेज करना होगी, बहुत सीरियस एफर्ट्स करना होंगी, इसकी बात खान साहब ने एक बार फिर की है। और अब जरा बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। जब भी हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो शायद कैमरे के उस पार लोगों को लगता है कि अब हम भारत की बात करने जा रहे हैं, लेकिन अभी खित्ते में जिस मुल्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती नज़र आ रही है वो है अफ़गानिस्तान। मुसलसल उसकी सूरत हाल बदल रही है। अफ़गान तालिबान काबुल को घेरने में लगे हुए हैं। दारुल हुकूमत से 60 किलोमीटर दूर ज़िला सरवीही, उसमें चेक पोस्ट पर कब्ज़े का दावा भी किया गया है। और कल ये खबर थी कि जो तालिबान हैं उन्होंने अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए हैं, जिन्होंने वहाँ पर गश्त करने की कोशिश की थी। कंधार का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए अफ़गान फोर्सेस ने बमबारी भी की है। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान में अफ़गान हम मनसब से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर ख़ारिजा ने पुरअमन अफ़गानिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाया और मनफी बयानात से गुरेज का मशवरा दिया। शाह साहब का कहना था कि अफ़गानिस्तान का अमन बिगड़ने से पड़ोसी सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। जाहिर है कि जब आपकी सरहद एक दूसरे मुल्क से मिली होती है तो फिर ज़्यादा खदशा होता है कि अगर वहाँ अमन ख़राब हो रहा है
तो आपके भी अमन पे कहीं ना कहीं आंच आनी चाहिए। लेकिन मैं अपने सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम, फिर उसके बाद हमारे जो जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि स्पेशली जब भी हम देखते थे कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा होता था, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला होता था या कहीं बमबारी होती थी, तो उसके ताने बाने हमेशा अफ़गानिस्तान से मिलते थे। एक अच्छे तासुर के लिए जब अफ़गान परागुज़ीन हमारे पाकिस्तान में आए, मुकम्मल तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, हर एक सहूलत दी गई। लेकिन शायद अब ये मरहला आ चुका है कि हम वाज़ेह अल्फाज में कहें, बल्कि मोहित यूसुफ साहब कह भी चुके हैं कि अब पाकिस्तान इस तरह के हालात का मुतहम्मिल नहीं है। क्योंकि जब भी हम एक कौम की बात करते हैं, एक मंजिल की बात करते हैं, तो उस कौम के अमन का सबसे पहले ज़िक्र हमारे सिक्योरिटी इदारे करते हैं कि हमारा जो अमन है, हमारी कौम का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने क्योंकि जिक्र किया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की काविशें हैं और स्पेशली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो कल एक और अहम एक मामला था जिससे मुतालिक भी बात करना ज़रूरी है कि दहशतगर्दों ने फिर हमला किया और इससे मुतालिक हम देखते हैं कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उस पर शेख रशीद साहब ने कहा भी है, आखिरी दहशतगर्द को मारने तक हम अपना ये ऑपरेशन, अपनी ये कोशिश को जारी रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, खेल के मैदान की बात भी कर लेते हैं और शाहीनों की जो परफॉर्मेंस है उसका जिक्र कर लेते हैं। बुरी परफॉर्मेंस ना, दूसरों की अच्छी कह लूं, दूसरों की अच्छी क्या, दूसरों की अच्छी परफॉर्मेंस थी तो हमारी थोड़ी सी बुरी हो गई। और दूसरों की अच्छी हुई तो हमारी, हम कैसे अच्छी कर सकते हैं? एक्चुअली हमारी अच्छी थी, हाँ। उनकी ज्यादा अच्छी होगी। बी पॉजिटिव। तो पहले 2 वनडे जो हैं उसमें बल्लेबाज जो हैं मैं दिखाई दिया कि नाकाम हुए, और जो 3rd वनडे था वहाँ पर बाबर आजम साहब की सेंचुरी और रिजवान की 50 उम्मीद तो ज़रूर दिलाई, लेकिन बॉलर्स फेल हो गए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त दी और सीरीज क्लीन स्वीप कर दी है। बाबर आजम की सेंचुरी ज़ाहिर रायगा गई। वनडे सीरीज़ के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लिश टीम ने 332 रन का हदफ 12 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। खेल के मैदान से बढ़ते हैं आगे, अब बात कोविड-19 की करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 4th वेव है कोविड-19 की, और कोविड-19 से निमटने के लिए, इस वेव से निमटने के लिए NCOC ने चंद बड़े फैसले किए हैं। अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र और सयाहत के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया, चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब से कुछ ईज़ हुआ कि अब आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उसमें हमने देख रहे हैं लोग स्कर्दू पहुंच रहे हैं, हुंजा पहुंच रहे हैं, सवात, चित्राल, इसके अलावा और जो इलाके हैं, कश्मीर, एग्जैक्टली हर जगह जा रहे हैं। अब उनके लिए सर्टिफिकेट लाजिम है। टूरिस्ट की बात कर रहा था मैं, नॉट फॉर फॉर जर्नलिस्ट। हम तो कवरेज के लिए जा रहे थे। जर्नलिस्ट के लिए आपके सर्टिफिकेट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सारे सयाहत कर रहे हैं। हम तो ज़रा गए हैं, काम शाम करके वापस आ गए। चलें जी, वो भी काम शाम ही करने जाते होंगे ना, घूमने फिरने जाते हैं, ये भी काम है। टिकटॉकर्स तो यूट्यूबर्स, हाँ, सबके लिए सर्टिफिकेट लाजिम है। आप चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, प्लीज वैक्सीनेशन लगवाएं। SOPs की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए फौज से भी मदद ले ली गई है। और मैं कहती हूँ कि हमारी अवाम जो है ना, सही कहते हैं, डंडे से चलती है। जब तक डंडा ना उठाना तब तक ये सुकून मस्त माहौल में रहते हैं। अरहम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 21 हलाकतें, मौत 22,618 हो गयी। 3.63 की शरह से 1,590 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीनेशन मुहिम में भी अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। असद उमर के मुताबिक यौमिया तादाद 5 लाख से तजावुज कर चुकी। पाकिस्तान ने 2 करोड़ वैक्सीन डोजेज का संगे मील भी उबूर कर लिया। वबा की बढ़ती शिद्दत और मुमकिन चौथी लहर से निमटने के लिए NCOC के बड़े फैसले। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जारी रहेगी। 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर और सयाहत के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर शहर क्रैक डाउन, कई होटल सील कर दिए गए। खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए पाक फौज की मदद भी ली जाएगी। नादरा ने भी साफ कह दिया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर किसी को भी मुल्क भर में नादरा दफातर में दाखिले की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इतलाक 15 जुलाई 2021 से होगा, जिससे योमिया 2,500 से 3,000 पाकिस्तानी वापस आ सकेंगे।
चलें जी, रिपोर्ट आपने देखी है यार, कोरोना के बायस बहुत मज़े कर लिए आपने, बहुत छुट्टियां मिल गई आपको, लेकिन जनाब ईद की छुट्टियां अब कम होंगी। बड़ी ईद पर बड़ी नहीं बल्कि सिर्फ 3 छुट्टियां मिलेंगी। वजारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर कल जो दिया आपने है। बात की थी महक, वो नहीं सुनी गई। क्या आपने कहा था 4 छुट्टियां। 4 देखे ना, उन्होंने कहा होगा नहीं महक आप कर ले, बाकियों को नहीं देनी। एनसीओसी ने कोरोना के बायस ईद पर 3 के बजाय 5 छुट्टियां देने की यानी महक की बात सुनने के बाद सिफारिश की गई थी। मैंने कहा था ना कि इस पे कुछ ना कुछ बात होगी, लेकिन वजारत दाखिला ने वजीर आजम की हिदायत पर एनसीओसी की तजवीज़ मुस्तरद, यानी इमरान खान साहब ने कहा काम करें, सिर्फ महक रिलैक्स हो सकती है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो घूमने फिरने नहीं जाती। 3 छुट्टियां। अच्छा, मतलब वो भी घूमने फिरने नहीं जाती? वो भी नहीं जाती घूमने फिरने। यानी एक बंदा सिर्फ काम पे जा रहा है और दूसरा घूमने फिरने नहीं जा रहा। अच्छा जी, 3 छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ईद उल अजहा की छुट्टियां मंगल 20 जुलाई से जुमेरात 22 जुलाई तक होगी, यानी तीसरे दिन आना होगा यार। मतलब लाइक आप वो टिक्का बोटी के बॉक्सेस बना के दफ्तर आप आएंगी तीसरे दिन? हाँ। नहीं, तीसरे दिन छुट्टी होगी ना, हम उसका शो जो है हम शायद रिकॉर्ड कर लें। ओह यस, हो सकता है। तो जुम्मे से सरकारी दफातर भी खुल जाएंगे। सरकारी दफातर की बात हो रही है, तो जो जाएगा दफ्तर वो अपना लंच बॉक्स आ ले जाए, उनको सीढ़ी ले जाए, कोई पाए ले जाए। तो जनाब ये चलें, ये वो है कि 20, 21, 22 3 दिन एंजॉय कर लें। एंजॉय जरूर करें, लेकिन जरा घूमने फिरने से परहेज कीजिएगा और एहतियात जरूर रखिएगा। मिलने मिलाने से परहेज करें। हाँ, नो जपी नो पपी दिस ईद एज वेल। व्हाई वी आर सेइंग दैट बिकॉज इस वक्त जो खतरा है वो इंडियन वेरिएंट का है। जो डेल्टा वेरिएंट है हम उसकी बात करेंगे। डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे मुतालिक कहा गया इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड तो चांसेस ये है कि आप मुतासर हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जरूरी फिर भी क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक शख्स जिसको वैक्सीन लगी है उसे डेल्टा वेरिएंट अगर अटैक करता है तो शायद वो कम असर होगा, उस तरीके से अटैक उस तरीके से नहीं करेगा, और जिसने नहीं लगवाई उसको ज्यादा उसका असर होगा। इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। जब बात हम करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ पाकिस्तानियों को लग चुकी है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि कोविड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जिस तरह महक ने भी इनिशियली बताया कि 4% इस वक्त हमारा पॉजिटिविटी रेट जा चुका है, और जो ज्यादा सिम्टम्स हैं अगर हम उसकी बात कर लें तो वो हमें नजर आ रहे हैं। यानी पहले ये हो रहा था कि अगर केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें सिम्टोमैटिक जो पेशेंट्स हम कम थे, लेकिन अब सिम्टोमैटिक पेशेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। सिम्टम्स के साथ वो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। ऐसे में सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोरोना का जो इंडियन वेरिएंट है उसके केसेस में इजाफा हो रहा है। लियारी का एक खानदान, इसके 5 अफराद में इंडियन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो साहब के मुताबिक सिंध में इंडियन वेरिएंट के 35 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। वैक्सीन लगवाने वाले 9 अफराद में कोरोना की शदीद अलामात पाई गई। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से मुतासर 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबराह कोरोना टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, इस वक्त जब हम पॉजिटिविटी रेशो की बात करते हैं वो लगभग 4% है, लेकिन सर इस 4% में इंडियन वेरिएंट की परसेंटेज कितनी है? इस वक्त जो है कुछ जगहों पे 10% है, कुछ जगहों पे 25% है, कुछ जगहों पे 50% है, और ये हर हफ्ते जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है, और क्योंकि ये जहां जहां पहुंचा है बहुत तेजी से छा गया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो। तो ये इसकी खुसूसियत यही है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, और फिर इसके साथ फिर ब्लैक फंगस भी अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी आंखें खो रहे हैं। तो ये एक आगे बकरा ईद का समय है, तो हमें बहुत ही एहतियात करनी है, इस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इसका क्योंकि सिर्फ जैसे आपने फरमाया कि सिर्फ 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, 20 करोड़ लोगों को तो लगी नहीं है। तो वैक्सीन की प्रोटेक्शन तो ज्यादातर लोगों को है ही नहीं। इस वजह से सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है, वो ये है कि आप SOPs को फॉलो करें और दूर रहें, और बिल्कुल कांटेक्ट में आने लोगों से वो अवॉइड करें ताकि ये जो है ये ज्यादा ना फैले। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी खबरें थीं कि जो ये वैक्सीन है ये इंडियन वेरिएंट पे असरअंदाज नहीं हो रही, या इंडियन वेरिएंट, या अगर आपको डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस जैसे कोविड की उसमें हम जो किस्म करें उसकी बात हो जाती है, तो ये जो वैक्सीन है ये बेअसर है। फिर हमें क्या वैक्सीन में भी तब्दीली करना पड़ेगी? क्योंकि जो वैक्सीन लग रही है उसके बावजूद भी केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के, और शदीद अलामात भी पाई जा रही हैं, शदीद बीमार भी हैं लोग।
ये जितनी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल हैं ये सब एक हद तक आपको प्रोटेक्ट करती हैं इस डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से और शदीद बीमारी से महफूज रखती हैं। लेकिन कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन माइल्ड अटैक होगा। तो अगर वैक्सीन आप लगवा सकते हैं तो जरूर लगवाएं। ये ना सोचें कि ये वैक्सीन लगवाऊं या वो वाली लगवाऊं। ये सारी वैक्सीन जो है सब आपको डेल्टा वेरिएंट से किसी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं। सर लेकिन ये बताइएगा, ये जब ये कहा गया कि वैक्सीन लगवाने वाले 9 अफराद में कोविड की शदीद अलामात पाई गई, तो क्या ये भी सामने आया कि उन 9 अफराद को एग्जैक्टली कौन सी वैक्सीन लगी थी? इसका मुझे इल्म नहीं है कि कौन सी वैक्सीन लगी थी, लेकिन ये क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये खासा मुख्तलिफ है पिछले वेरिएंट के मुकाबले में, क्योंकि ये जो इंसानी खजियों के साथ सख्ती से बाइंड करता है और फिर फेफड़ों पर और आंतड़ियों पे हमला करता है और बहुत तेजी से अंदर जिस्म के अंदर। तो इस वजह से ये जो वैक्सीन हैं ये उस हद तक इफेक्टिव नहीं है जिस हद तक वो चाइनीज वेरिएंट जो सबसे शुरू में आया था, क्योंकि सारे क्लिनिकल ट्रायल्स उस पर किए गए थे। और वैक्सीन डेवलप करने में तो 1.5 साल लगते हैं, जबकि ये वेरिएंट जो है ये हर 2-3 महीने बाद आप देख रहे हैं नया वेरिएंट सामने आया है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट पीछे रह गई है और ये जो इसकी जो एवोल्यूशन है वो जो है बहुत तेजी से हो रही है। क्या तो ये सिचुएशन जो है ये ज़ाहिर सिचुएशन ऐसी बन रही है सर। आपने क्योंकि इनिशियली कहा कि ख़तरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार हो सकता है पाकिस्तान, क्या हम ये समझें कि ड्यू टू दिस डेल्टा वेरिएंट ये जो चौथी वेव है ये पहली 3 वेव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगी? बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है, बिकॉज इसकी जो खुसूसियात हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं पिछले वाले वेरिएंट से, और तकरीबन ये जो चाइनीज वेरिएंट है उससे 200% ज़्यादा तेजी से फैलता है ये। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसी वजह से जहाँ जहाँ फैला है वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। आप देखिए इंडोनेशिया में कंप्लीट लॉकडाउन है, बांग्लादेश में कंप्लीट लॉकडाउन है, और जिन ममालिक में सारे लोग वैक्सीनेट भी हो गए जैसे बरतानिया है या अमेरिका है, वहाँ भी ये छा रहा है और ये मेजर वेरिएंट बन गया है। तो इस वजह से खाली वैक्सीनेशन जो है वो काफी नहीं है। तो क्या हमें भी इंडोनेशिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक की तरह कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है? अगर हमने एहतियात नहीं करी तो पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एनसीओसी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होती है। 6-7 हजार मकामात मुल्क के लॉकडाउन में हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में, और ये पॉलिसी बहुत कामयाब रही है। उम्मीद है कि यही पॉलिसी कामयाब रहे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कामयाब हो सकती है जब आप और मैं बहुत ज्यादा एहतियात करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे। और एहतियात ही वाहिद हल, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो कोविड की कोई भी किस्म हो उसका हमला शदीद हो सकता है। कराची में ना सिर्फ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है, बल्कि भारतीय वेरिएंट के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, और जिस पर तशवीश फैल चुकी है कि आखिर ये मामला कब थमेगा। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। वायरस की मौजूदा सूरत हाल और सूबाई हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुब्रो साहब ने। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो आपने बात की मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक जो भारतीय वेरिएंट है इसने उन लोगों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, तो हम क्या समझें कि मौजूदा वैक्सीन अब ज़्यादा असरअंदाज नहीं रही है? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि वैक्सीन जो है वो एक हद तक ही काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लेकिन मैंने कल भी हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ ये बात शेयर की थी कि हमने बिल्कुल हमारे पास वो लोग भी एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेटेड थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हैं। 1-2 पेशेंट्स को छोड़कर अब ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेटेड थे उसमें अगर सिम्टम आए भी हैं तो वो मॉडरेट किस्म के हैं या माइल्ड किस्म के सिम्टम्स हैं। इतने ज़्यादा मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम सीरियस
हाँ सिवियरिटी को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम इस वेरिएंट को अपने मुल्क में लेके आए हैं और अब हमने जो है वो यहाँ उसकी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। और आपको ये जो खतरनाक बात है इसमें है वो ये है कि ये वेरिएंट ज़्यादा तेजी के साथ जो है वो फैलता है, इसकी स्प्रेड जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वो 200% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हाँ एब्सोल्युटली। सर वो जो एस्पेक्ट है ना वो चूंकि हम कराची में बहुत सारे हमारे पास स्लम एरियाज हैं। एग्जैक्टली, यहाँ के डायनामिक्स ऐसे हैं सर, इसीलिए मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ क्योंकि डायनामिक्स कराची के कुछ ऐसे हैं। थोड़ा सा स्टैट्स शेयर कर दें सर, कराची की कितने फीसद आबादी इस वक्त वैक्सीनेटेड है? सर कराची में देखें हमारे पास इसलिए थोड़ा सा इसमें जो फिगर आता है ना वो हम उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं और हमने फोकस भी इसलिए ज़्यादा उसको किया था, उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली कराची में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होता है। और दूसरा जो फिर हमने बड़े सेंटर, अब उसमें क्या है क्या एक से जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर आप वैक्सीनेशन परसेंटेज देखेंगे तो हम +40% पे गए हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग नहीं होंगे क्योंकि हमारे मास वैक्सीन सेंटर भी वहाँ हैं तो बहुत सारे लोग। लेकिन अगर सारे वैक्सीन सेंटर्स का डाटा सामने रखें तो कितने फीसद आबादी वैक्सीनेटेड है? हम क्लोज टू अभी 17-18% टू 20% तक हैं, लेकिन इसमें अभी तक बहुत ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो ठीक है, यानी कराची की 20% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। सर अब मुझे बताएं कराची का इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो कितना है आज? सर आज 13.8%, मतलब 14% आप समझ लें आज भी है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है उसमें तो और ज्यादा है, +20% के करीब। आप पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो इज ऑलमोस्ट 4%, कराची में 13 से ज्यादा है। ये बहुत अलार्मिंग है। क्या हम सख्त फैसले करने वाले हैं? बिल्कुल, आज हमने सीएम साहब बाहर से वापस आए हैं तो आज इंशाल्लाह हम 12 बजे टास्क फोर्स की मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम ये तमाम जो सजेशंस हैं उसको रिव्यू करेंगे और ज़ाहिर है इस तमाम पे हम पूरा डिटेल क्या एक कंप्लीट लॉकडाउन की सजेशन सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाएगी? बिल्कुल। हम देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बड़ी हद तक जो है वो रिस्ट्रेन किया है कि हम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ में ना डालें। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और मैंने और आपने हम बैठ के बड़ा इस पर आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने इस पर बड़ी गवर्नमेंट की हेल्प की है कि हमने वो लोगों को वॉलंटियर के लिए तैयार किया कि आप वॉलंटियर करें अपने आप को SOPs के लिए भी, और जो गाइडलाइंस NCOC और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जितनी दी गई हैं उस पर अमल करें। लेकिन अब आप ये देखें, कल मुझे किसी ने मेरे साथ वीडियो शेयर की कि हमारी वैक्सीन टीम जो है वो किसी एक जो है एरिया में गई है, पर्टिकुलरली जो शॉपिंग एरियाज हैं और मार्केट्स में गई हैं, तो उनको 7 लोगों ने कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। हम मतलब वो जो स्टिल हमें देखने को मिल रहा है सर कि रिफ्यूजल है, हमें ये स्टिल देखने को मिल रहा है कि वाकई रिफ्यूजल से मुराद देखें आप, फिर वही मार्केट्स वाले आके कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस कारोबार तबाह हो रहा है। नहीं तो सर फिर आप लोग बंद करें, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा था कि जो सेक्टर भी हम खोलेंगे वो मशरूत होगा इससे कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो जहां पर वैक्सीनेशन नहीं, आप बंद कीजिए सर, वो चाहे मॉल हो, चाहे कोई और सेक्टर हो, वो चाहे बैंक हो, आप लोग चेक कीजिए सर। बिल्कुल सर, हमने देखें उसमें जो वैक्सीन है, जितने हमारे बैंक्स हैं या बाकी बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने तो वैक्सीन खुद को वॉलंटियर किया, मैंडेटरी करके कर दिया। लेकिन जो हमारे जो सियासत करने वाला जो फैक्टर है ना सर, कराची के अंदर जितना आप ये समझ लें कि जो आके हर रोज मुजाहरे करता है, एसोसिएशंस उनकी जी हमारे जो है ना वो कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो लोग जो हैं वो जब उनको गाइडलाइन दी गई थी और ये उस वक्त उनके साथ शराइत तय हुई थी कि आप वैक्सीनेट करवाएंगे और अपने स्टाफ को भी वैक्सीन करवाएंगे, और जो लोग आपके पास आएंगे उनका भी आप मेक श्योर करेंगे कि वो आपके पास वैक्सीन। वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग नहीं तावन वो लोग उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी आ रहा है और तावन भी नहीं कर रहे। इस पर हम आगे चलकर जरूर बात करेंगे सर, उन्हें एसोसिएशन का मौकफ लेंगे सर, लेकिन चूंकि वक्त कम है बस ये बता दें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सिंध हुकूमत के, कितने फीसद हैं जो वैक्सीनेटेड हैं?
सर बिल्कुल, हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम प्लस 80% से ऊपर हैं। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उसमें भी हम क्लोज टू 80%। डॉक्टर्स अब माशाल्लाह हेल्थ केयर वर्कर्स जितने में वो ऑलमोस्ट ठीक है, ये एक 95% अच्छी तक हम फिगर जा है, ये एक चुके अच्छी फिगर है। बस एक हैं। छोटी सी बात और, क्या इन हालात को देखते हुए मैं फिर सवाल करूं, सिंध हुकूमत बड़ी ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन के सजेशन देगी? बिल्कुल सर, हम आज सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। आज सूरत हाल की पूरी डिटेल डिस्कशन होगी, तो हम बिल्कुल इस बात में कोई हमारे पास हेजिटेंसी नहीं है पब्लिक हेल्थ के ऊपर कि बेशक ये लोग किसी उसके ऊपर कोई ताजिर बरादरी हो या कोई भी शख्स हो, वो अगर सियासत करना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हमें अपने लोगों की सेहत को प्रायोरिटाइज करना होगा और हम उस पर किसी तरह से हमारे अंदर में हेजिटेंसी नहीं है। क्योंकि और होनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो आप रेशो बता रहे हैं कि 13% बहुत ज़्यादा है, और जब भी इस तरह की सिचुएशन इस नहज पे पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से सख्त इकदाम लेते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन बात करेगा या कौन आके सवाल करेगा, सिर्फ इकदाम कर देने चाहिए। बेहद शुक्रिया कासिम साहब। जी जी महक, मैं आपकी बात और आपके नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली प्लीज, अब ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, तो काइंडली SOPs को ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ये जो मास गैदरिंग्स वाले एरियाज हैं उसमें अपने आप को रिस्ट्रेन करें। हम थोड़ा अपने आप को वॉलंटियर करेंगे। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, अब हमें वो जो ईद सेलिब्रेशंस हैं उससे हमने आपको रोका नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो आपको डिसिप्लिनिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, NCOC की तरफ से और बाकी जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी तरफ से आपसे अपील करते हैं कि आप उन पे जो है वो अपने आप को कासिम साहब, हम डेली बेसिस पे अपने इस प्लेटफॉर्म से यही काम देते हैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी और एंडिंग में भी कि प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद करें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं जहां इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। ये इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात से इसलिए भी कुछ मुख्तलिफ है कि यहाँ एक ऐसा बेटा मैदान में है जो अपनी वालिदा की मुहिम चला रहा है। वजह ये बनी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार सगीर की हादसाती मौत के बाद उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन इद्दत के बायस वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी। फिर ये था कि जो उनके बेटे थे जो कि इस्लामाबाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इंतहाई कम उम्र बेटे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का रुख किया और वालिदा के लिए इलेक्शन मुहिम चलाना शुरू कर दी। ये मुहिम वो किस तरह से चला रहे हैं और सरदार सगीर के साहिबजादे अहमद सगीर को क्या उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर की अवाम उनका कितना साथ देगी, शेब ने उनसे बात की, आपको दिखाते हैं। पूंछ डिवीजन का 5वां हल्का LA 22, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे सगीर साहब। एक हादसा हुआ और सगीर साहब इस दुनिया से चले गए। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके थे और इस दफ़ा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रहे थे। कैंपेन बड़ी इफ़ेक्टिव थी, यहाँ लोग बड़ा उन्हें पसंद करते हैं, बहुत काम उन्होंने यहाँ करवाया, लेकिन जाहिर है मौत का पता नहीं होता। एक ऐसा हादसा हुआ, उनकी गाड़ी गिर गई दरिया में और उसके बाद 8-9 दिन बाद उनकी बॉडी रिकवर हुई। 19 तारीख को बॉडी रिकवर हुई और उसके बाद 21 तारीख को तदफीन हुई। इस एक हादसे ने उनके घर के बच्चों को, जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, वक्त से पहले वो जिम्मेदारी के एहसास ने बड़ा कर दिया। अब जब बात हम करें कि बड़ा कर दिया, 3 बेटे उनके, जो दूसरे नंबर का उनका बेटा है, 21 साल उसकी उम्र है, बिजनेस पढ़ रहा है वो इस्लामाबाद से। अहमद उनका नाम है, आज साथ मौजूद भी हैं हमारे, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त अपनी वालिदा की कैंपेन लड़ रहे हैं। सगीर साहब के इंतकाल के बाद अब जो उनकी अहलियाँ हैं अभी वो इद्दत में और वो उस टिकट पे इंतखाब लड़ेंगी। अहमद उनका बेटा इस वक्त एक्टिवली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन्स को रन करता हुआ। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अहमद बहुत दुख, बहुत अफसोस आपके वालिद साहब के इंतकाल का, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और आप सबको बहुत सब्र दे, आपको, आपकी वालिदा को, आपके दोनों भाइयों को, आपके पूरे ख़ानदान को। ज़ाहिर है एक ये जो हादसात होते हैं इससे मुताल्लिक कभी हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम तसव्वुर नहीं कर पाते। इंसान बीमार हो तो और मामला होता है,
तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा अगर रिकॉल करें, अब्बू जब गए थे उससे पहले की आखिरी मुलाकात, उनकी कुछ बातें पहले वो शेयर करें, फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे पास। वो इस तरह था कि अब्बू जब पीटीआई का हिस्सा बने तो अब्बू ने 5-6 दिन अपने इस्लामाबाद में लगाए। तो इस्लामाबाद में लगाने के बाद 8 तारीख को अब्बू का पहला दिन था हल्के के अंदर। तो वो एक रैली की सूरत में, क्योंकि लोग इस्तकबाल कर रहे थे उनका टाइम टलकोट पुल के ऊपर जहाँ से उनका हल्का शुरू होता है, तो वहाँ अब्बू के साथ जब हमें पता लगा कि इस तरह इस्तकबाल है, मैं अक्सर अब्बू के साथ यहाँ हल्के में आता था उनके साथ एक ड्राइवर की हैसियत से। तो उस दिन भी मैं उनके साथ उनकी गाड़ी चला रहा था। तो वो एक आखिरी सफ़र उनके साथ जो तय किया, फिर यहाँ से जब वो फंक्शन में ही बैठे थे तो मैंने इस्लामाबाद क्योंकि पहुँचना था एक फंक्शन में, तो मैंने उनसे जब इजाज़त ली तो वो जो मैंने उनसे कान में जाके स्टेज में बैठे हुए इजाज़त ली, तो वो वाला वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा, वो वाला आखिरी सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। उसकी कई खूबसूरत यादें हैं। अब्बू जब सनरूफ से बाहर निकले तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकले लोगों को जब कह रहे थे, फिर जब उनको लोग कांधों में उठा रहे थे तो तब भी मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो उस सफ़र की बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जो वो हमेशा दिल में बसी रहेंगी। अहमद, आपने कहा आप ड्राइवर के तौर पर उनके साथ रहते थे, ऐसा भी था कि अगर आपने इस्लामाबाद ना जाना होता तो उस दिन भी आपने लेकर जाते, आप ही ड्राइवर होते? बिल्कुल, मैं अक्सर अब्बू के साथ जब भी मैं आता था तो उनकी गाड़ी में खुद ड्राइव करता था। तो अगर तो मतलब मैं यहाँ उनके साथ रुक जाता तो फिर ऑफ कोर्स मैं उनकी गाड़ी खुद ही चला रहा होता और वापसी में मैं खुद ही लेकर जाता। पॉलिटिकली अगर हम देखें जितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है एज ए पॉलिटिकल लीडर हियर, थोड़ा सा शेयर करेंगे इलाके के लिए, फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उनकी खिदमत रही हैं यहाँ पर? इस तरह से बहुत सारे अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का अब्बू को टेन्योर मिला खिदमत खल्क करने का। पहले 5 साल उन्होंने मेंबर कश्मीर कौंसिल बन के लगाई इस हल्के के अंदर, क्या बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में। मतलब हमें अभी पता लगता है चीज़ों के बारे में, तो अब्बू ने मीरपुर में रोडें दी हुई हैं। अब्बू ने उस दिन हम बाग गए तो वहाँ कहते हैं कि आपने वाटर सप्लाई का कोई प्रोजेक्ट यहाँ दिया था, आपके पास मालूम ही नहीं था? हमें नहीं मालूम था। मुजफ्फराबाद में दिया, धीरकोट में दिया। जिस तरह अब्बू ने अलावा भी 5 साल अब्बू ने जब मेंबर कश्मीर कौंसिल बन के लगाए तो अब्बू ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कराया। बिलखुसूस अपने हल्के के अंदर तो अब्बू ने उस टाइम, मतलब पहले हमारे हल्के में लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमारा कोई मेंबर कश्मीर कौंसिल भी होता है, उसका कोई फ़ंड भी होता है और कितना फ़ंड होता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं, लोग ये गवाही देते हैं कि मेंबर कश्मीर कौंसिल का फ़ंड इस हल्के के अंदर इंट्रोड्यूस कराना का जिम्मेदारी मेरे अब्बू ने ली और मेरे अब्बू ने इंट्रोड्यूस कराया। अब्बू की कभी ख्वाहिश थी आप भी पॉलिटिक्स में आए? नहीं, अब्बू हमेशा से कहते थे कि ये बहुत मुश्किल खेल है और बहुत गंदा खेल है। तो मैं इन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद अगर पैशन होया तो अक्सर अब्बू के साथी उनसे जब पूछते तो वो यही जवाब देते कि अगर होया पैशन कर सकते हो तो वो अपना है। मगर ये है कि वो अक्सर कहते थे कि मैं इतना बताऊँ कि ये बहुत मुश्किल खेल है, उसमें बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब्बू के इंतकाल के बाद जब ये फ़ैसला करना पड़ा कि अब कौन इंतखाब लड़ेगा, कौन उनकी जगह पर आएगा, और फिर जब ये फ़ैसला हुआ कि आपकी वालिदा आगे आएंगी, ये कितना मुश्किल फ़ैसला था? इसके डिस्कशंस में कौन कौन शामिल रहा और क्या ऑप्शंस रहीं? ये जब हम तो इस दर्द और दुख से अभी तक बाहर ही नहीं आए थे। हम तो गम की कैफियत में थे, हमारा पूरा ख़ानदान हमें गम की कैफियत में थे। मगर क्योंकि कागज़ात जमा कराने की आखिरी डेट थी, नज़दीक 3 दिन या 4 दिन बाद कागज़ात जमा कराने की आखिरी डेट थी, और वालिद साहब क्योंकि पीटीआई का टिकट लेकर हल्के में आए हुए थे, उनके पास पीटीआई का मैंडेट था, तो उसमें फिर हमारे अवाम के लोग जो अब्बू के वोटर सपोर्टर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनका ये मशवरा था कि हम लोग जल्द से जल्द कोई बंदा इंट्रोड्यूस करें। हमारी अपनी राय थी, क्योंकि वालिद साहब ने एक चीज़ के पीछे अपनी जान दे दी, तो हमने कहा जितना उन्होंने कर दिया वहाँ तक ही छोड़ देते। मगर लोगों की राय थी कि इसको आगे लेके चलें, क्योंकि उनका एक मिशन था, उनका एक कॉज था, उनका एक नज़रिया था। तो उस सूरत में फिर ये लोगों ने, मतलब हमारी कोई फैमिली की मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लोगों ने यहाँ इसी लॉन में पूरे हल्के का एक इजलास आया, लोगों का एक वफद आया, उन्होंने आपस में तय किया, बल्कि जो उनकी पहली मीटिंग हुई उसमें हमारी फैमिली का कोई बंदा मौजूद नहीं, तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की, फिर हम आए। तो उसमें उन बहुत से लोगों की राय थी, तो अक्सरियत लोगों की यही राय थी कि मेरी वालदा को आना चाहिए, क्योंकि मेरे और मेरे बड़े भाई की उस तरह एज पूरी नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो लोगों ने फिर बड़े वालदा की राय दी। तो फिर कुछ लोगों ने फिर मेरे ताया अबू जान, जो हमेशा से पापा की ज़िंदगी में भी हमारे और हमारे ख़ानदान के फ़ैसले जो मेरे बड़े ताया अबू इलियास साहब वो करते हैं, तो उनके बाद भी फिर वही
करते थे, मगर कुछ लोगों ने उनके ऊपर छोड़ा। तो फिर ज़ाहिर है जो लोगों की राय थी उसी के हिसाब से तैयबू ने कहा कि बस ठीक है, जो लोगों की राय है उसी में हम फी सबीलिल्लाह खाएंगे। और मेरी अम्मी इस टाइम इद्दत में, मैं फिर भी क्योंकि लोगों का एक वो था तो इस वजह से हमें। जब ये बात वालिदा को बताई गई कि यही सब ने डिसाइड किया, यही ख़ानदान वालों ने, यही अहले इलाका ने डिसाइड किया, बल्कि एक रिक्वेस्ट लेके डेफिनेटली आप लोग गए होंगे अपनी वालिदा के पास, तो फिर वालिदा ने क्या कहा? मेरी वालिदा को हमेशा से सियासत से बहुत सख्त नफ़रत थी, बल्कि वालिदा अक्सर वालिद साहब को कहती थी कि आप ये छोड़ दें, क्या कर रहे हैं। फिर अक्सर जब हम कहते थे कि हम सियासत करेंगे तो वालिदा कहती थी कि मेरा जो भी बेटा सियासत करेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा अगेंस्ट थी? बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स से बहुत अगेंस्ट थी। वो कहती थी कि बहुत मुश्किल और बहुत अजीब सा काम है। अहमद, अपने आप को बड़ा कंपोज रखा हुआ है आपने, आई एम श्योर जब बाहर भी आप निकलते होंगे लोगों से गुफ्तगू करते हैं कंपोज रखते हैं, लेकिन जब अकेले में आकर बैठते हैं उस वक्त भी कंपोज रख पाते हैं, उस वक्त आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं? नहीं, इस तरह कि हम इलेक्शन कैंपेन में तो अक्सर हम कहीं जगह जाते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे दर्दनाक बातें होती हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, मतलब वो उनके कोई किस्से सुनाते हैं लोग, कुछ कहते हैं। वो अक्सर अभी तक, इवन कल का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग हमें भी रुला देते हैं, ख़ुद भी रो जाते हैं। अबू की कौन सी बात इस वक्त याद आ रही है? अबू की हर बात ही, अबू अक्सर बातें करते थे। वो अक्सर अबू का मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है, ये आजकल इलेक्शन में क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ होते हैं, तो अक्सर अबू, अब 2016 में अबू जा रहे थे रिज़ल्ट लेने, तो अबू के साथी उनको अकेला नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे हम लोगों को ला रहे हैं, ये वो अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो अबू की एक वो बात थी, अबू ने कहा था कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है तो छोड़ दो आप लोग। वो बात है, वो हर जगह हर वक्त मेरे दिमाग और ज़हन गुमान में रहती है हमेशा। कभी कहीं से गुजरते गुजरते अब्बू की तस्वीर नज़र आ जाती होगी बैनर्स पे, रुक जाते हैं कुछ लम्हे के लिए? मतलब अक्सर मैं इलेक्शन ऑफिस में जाता हूँ तो लोग बात कर रहे होते हैं तो मेरी नज़र अब्बू की जो तस्वीर है उसमें रुकी रहती है। वो तो एक ज़िंदगी भर का ये एक सिलसिला है, मतलब ये जहाँ भी मुझे अब्बू की तस्वीर नज़र आएगी हमेशा मेरी नज़रें उधर ही ज़ाहिर रुकेंगी। कितने पुरुमीद हैं, या कहना चाहिए कि 100% यकीन है कि अब वालिदा भी उसी तरह से आगे लेकर चलेंगे उस मिशन को जो वालिद साहब लेकर चले थे? हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरी वालिदा, फिर इसके साथ साथ मेरे बड़े भाई जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, जो कि मैं उनको अपना कायद कहता हूँ और कायद कश्मीर कहता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो वालिद साहब के वो क्योंकि हमें लीड कर रहे हैं, उनकी क़यादत में हम, तो इंशाअल्लाह ताला तनवीर भाई ने बहुत अपने फंक्शन में भी उन्होंने ये बात बरमला कही है कि मैं अगर उनका ताल्लुक़ बढ़ा ना सका तो उसे कम भी नहीं होने दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद, आप साथ मौजूद थे, अपने वक्त भी निकाला और हम यहाँ पर मौजूद थे अहमद से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अहमद ही है इस वक्त जो यहाँ पर इस कैंपेन को रन कर रहा है। शाहिदा साहिबा जो इनकी वालिदा हैं उनकी कैंपेन को रन कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ये एक सेगमेंट आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुताल्लिक, और आगे आने वाले दिनों में मजीद सेगमेंट्स भी आपके सामने रखें। 25 जुलाई को होना है इंतखाब। बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि शक्करगढ़ का नवाही इलाका जफरवाल, यहाँ पर शहरी ने ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए करोड़ों रुपए मालियत का जानवर खरीदा। अल्लाह उसकी ये कुर्बानी कबूल करे। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ जावेद। जी शायद बिल्कुल, ईद कुर्बान के मौके पर जहां पे हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो महंगे से महंगे और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर के जरिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके, वहां पे शक्करगढ़ के नवाही इलाका जफरवाल में एक ताजर की तरफ से मुनफरद मिसाल सामने आई है। ताजर ने बैरून मुल्क से तुर्किश नस्ल के करोड़ों रुपए के ऊंट, बैल, गाय, बकरे और बछड़े कुर्बानी के लिए खरीद कर रखे हैं। ताजर की जब नया टीम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये कुर्बानी के लिए जानवर मैंने 4 माह कबल खरीद कर रखे हैं और इसकी मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बा जात और चारा से खिदमत की जा रही है। ईद के तीसरे दिन इन जानवरों को ज़िबा करके उन मुस्तहिकीन में ये जानवरों का गोश्त तकसीम किया जाएगा जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते, ताकि वो भी ईद कुर्बान के मौके पर इस खुशी में शामिल हो सकें। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा मौसम की बात करते हैं, जिसने कराची वालों को बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। कल काफी इंतजार होता रहा, अभी तक चल रहा है। मैं और शेब ये सोचते रहे कि कल मौसम दोबारा अच्छा होगा तो हम दोबारा से सी व्यू पे जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। कुछ देर के लिए बादल आए लेकिन बरसे नहीं, थोड़ा सा मायूस हो गए। दिन भर सख्त गर्मी थी
और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि शायद हफ्ते का जो दूसरा रोज़ है इतनी गर्मी में गुजरेगा। सूरज आज भी आंखें दिखा रहा है, आज भी पारा हाई है, लेकिन क्या मौसम बदल सकता है और क्या बादल आएंगे और क्या बरसेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं जो मुझ समेत कराची की आवाम जानना चाहती है। इसलिए हमने रब्ता किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो बारिश की पेश गोई थी, ये कहा जाता है कि पूरा हफ्ता ही मौसम कराची में बड़ा सुहाना रहेगा, लेकिन कल भी बारिश नहीं हुई। आज क्या होने जा रहा है? आज ऐसा है कि बादल बरसेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, थ्रू आउट की पेशन गोई तो नहीं थी, यही था कि बीच में गैप्स आएंगे और वक्फे वक्फे से हो सकती है। तो असल में जो लो प्रेशर एरिया मौजूद है वो कराची के जनूब मशरक में मौजूद है। अच्छा। अब उनके ज़्यादा फासले, उसका इन्फ्लुएंस परसों तो सुबह सुबह आ गया था और दिन में बारिश हुई, उसमें दोपहर तक हुई कई एरियाज़ में, और कल वो उसका मतलब कोई उसकी वजह से जो मॉइस्चर या हवाएं यहाँ तक पहुँचनी थी वो नहीं आई और नहीं हो सकी। और आज जब तक वो मौजूद है, जब तक चांस रहेगा और वो मौजूद रहेगा, लो प्रेशर एरिया इधर कराची के जनूब मशरक में और फिर जनूब से होता हुआ आगे निकल जाएगा समंदर में से ओमान की तरफ, तो चांसेस होंगे आज भी लेट इवनिंग या नाइट में चांसेस हैं, और इसी तरह से कल और परसों भी इम्कान है। तो ये 2 दिन हैं जब तक कि लो प्रेशर एरिया आपके एरिया के अराउंड मौजूद है, तब तक चांस रहेगा। सही। अच्छा सरफराज साहब, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, ये कहा जा रहा था कि मॉनसून का ये पहला स्पेल है, स्पेल का आगाज़ हो गया है, तो अभी हम इसे कह सकते हैं कि पहले स्पेल का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि बारिश तो एक ही दिन हुई ना? जी जाहिर है बारिश तो एक दिन हुई, लेकिन उसको हम पहला स्पेल ही कहेंगे क्योंकि मानसून की पहली बारिश है कराची में, और थरपारकर वगैरह या दूसरी साइड्स पे तो पहले हो गया था, पिछला एक स्पेल आया था 1 से 2 दिन, लेकिन कराची की भी तो वही अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये स्पेल कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसमें ब्रेक आ गई चूँकि कल भी नहीं हुई और आज भी दिन को ये एक आम कराचीआइट का सवाल भी है सरदार साहब, कि जब कहते हैं बारिश अभी नहीं होनी, चंद दिन बाद होनी तो बारिश हो जाती है, जब कहते हैं बारिश 3 दिन होनी है तो बारिश रुक जाती है। तो क्या हमारा सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है? क्या हमारे पास वाकई आलात की कमी है, सिस्टम ख़राब है कि हम बता नहीं पाते, या किस्मत कुछ ऐसी है? नहीं, एक्चुअली ये होता है कराची का कि थोड़ी सी मतलब टिपिकल सी होती है सिचुएशन के कराची के अराउंड जब सिस्टम मौजूद है तो उसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। यानी ये 7-8 जुलाई से कह रहे थे हम कि 14 के बाद आएगा जो स्पेल, पहले आ गया उसकी था। वजह ये थी कि जी दुनिया के जो लो प्रेशर एरिया बे बंगाल पे बना था वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है, और जब वेस्टर्न इंडिया पे पहुंचता है तो उसके असरात हमारे एरिया तक पहुंचते हैं। ओके। तो बेसिकली उसकी वजह से हम कह रहे थे कि 15 और 16 को अच्छा स्पेल है और हो सकता है 14 को भी हो जाए, लेकिन ये 12 को जो है ये अरेबियन सी में एक डेवलपमेंट हुई जिसे चलिए वो तो डेवलपमेंट सेपरेट हो गई, लेकिन अभी जो आपने 14, 15, 16 का है, स्टिल हम एक्सपेक्ट करें आज कल परसों बारिश? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आज लेट इवनिंग और नाइट में चांसेस हैं। कितने फीसद चांसेस हैं? दिन में चांसेस नहीं है और रात में अलबत्ता चांसेस हैं, और इसी तरह से कल और परसों भी है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम आपके एरिया के करीब मौजूद है, लो प्रेशर एरिया का सिस्टम, तो तब तक हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, इसमें चांसेस रहते हैं। सही है, यानी कराची वालों को आज लेट नाइट, कल और परसों जो है ऐसा मौसम मिल सकता है कि वो बारिश को एंजॉय कर सकें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि कराची में शाज़ नादिरी बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, नहीं ज़्यादा पानी आ जाता है। बेहद शुक्रिया सरदार साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। चलें आगे, और एक और मौजू की जानिब हमें ज्वाइन करेंगे अब कुछ ऐसे होनहार तालिब इल्म जो ड्रोन्स की तैयारी में बड़ी महारत रखते हैं। हम बात करें नस्ट एयरवर्क्स की टीम का हिस्सा नौजवान हमारे, जिन्होंने हाल ही में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम चैलेंज 2021 में रनर अप पोजीशन हासिल की है। नस्ट एयरवर्क्स टीम गुज़श्ता 5 साल से ड्रोन्स तैयार कर रही है। उस टीम का हिस्सा है जनाब बिलाल नदीम, शामिर खान, नताशा फातिमा एंड उज़ैर भट्टी, और ये चारों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लेडीज़ फर्स्ट, आपसे हम नताशा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस इवेंट से मुताल्लिक कि जो चैलेंज क्या था। बेसिकली जो यूएस चैलेंज होता है ये IMEC की एक ऑर्गेनाइजेशन है UK में, वो कंडक्ट करती है हर साल, और उसमें पूरी दुनिया भर से कोई 30 से ज़्यादा टीम्स आती हैं। अच्छा। ग्रीस से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और
बहुत सारे ममालिक से बहुत सारी कंट्रीज़ आके compete करती हैं और बेसिकली कंपटीशन का मकसद ये होता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इतना केपेबल बनाना कि वो खुद ही से ड्रोन को डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें और फिर उड़ाएं। यानी जितने चैलेंजेस दरमियान में सबको खुद ही फेस करें, तो ये मुश्किल कितना था? क्योंकि मुझे तो सुन के इतना मुश्किल ड्रोन चपाती बना मैं तो पहले पूछ लगा था, मैंने जो नाज़रीन को बताया तो ठीक है ना, मुश्किल सी बातें। ये वाकई सही बताया है शुएब ने, कुछ गलत तो नहीं बताया? क्या ऑब्वियसली मुश्किल तो होता है। मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ थी? सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑब्वियसली वो ऑटोमेशन वाला पार्ट होता है। मतलब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा रातें लगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्पेशली कोविड की वजह से भी फ़्लाइट टेस्ट्स कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और उनकी वजह से हमारी ऑटोमेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ठीक है शामिर, मुझे आप बताइएगा ये जो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी आपने बनाई है क्या थी, क्या इसमें डिफरेंट था? डिफरेंट इस टेक्नोलॉजी में ये था कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर हमारा जो ड्रोन था उसका विंग और फ्यूज़लाज दोनों मर्ज थे। अच्छा। जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा इस तरह होता है कि हमें लिफ्ट बहुत अच्छी मिल जाती है ड्रोन को, और जो सेकंड चीज़ है जो एयर ड्रैग जिसे कहते हैं या एयर रेजिस्टेंस जो हमें मिलती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ड्रोन की स्पीड बढ़ जाती है और ड्रोन का जो लिफ्ट है हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। जो सेकंड चीज़ इसमें थी वो थी कि हमारा ड्रोन टेल लेस था। जिसकी वजह से जो टेल की जो वेट होता है वो एक तो आपका मिनिमाइज हो गया या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टेल है ही नहीं। और सेकंड थिंग जो है जिसकी वजह से हमें जो ड्यूरेशन है, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो हमारी टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है। अब हमने जब टेल हटा दी और उसका वेट कम कर दिया, उसकी वजह से हमारे जो प्लेन की जो ड्यूरेशन है या ड्रोन की जो ड्यूरेशन है ऑन द एयर टाइम वो हमें मैक्सिमाइज हो गया हमारा, और हमें उससे ज़्यादा टाइम मिल गया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बता दें कि 5 साल से काम हो रहा है चीज़ों पर, तो मज़ीद कौन कौन से ड्रोन है जो कि बन गए हैं? क्योंकि ये एक की जब बात होती है फिर दिल करता है कि शायद कुछ और भी नया हो, शायद कुछ पहले भी बन गया हो जो कि हमारे इल्म में ना हो। वैसे हमने हर तरह की कन्फिगरेशन पे काम किया हुआ है। तो जब हमारी टीम स्टार्ट हुई थी तो हमने पहले पार्टिसिपेट किया था एक कन्वेंशनल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ, जो बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड एयरप्लेन होता है। इसमें एक आपकी टेल पे एक वर्टिकल स्टेबलाइजर और 2 हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं। जब हमने नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट किया तो उसमें हमने एक फिक्स्ड विंग वी टेल के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर बेसिकली आपका ये फ़र्क था कि जो टेल पे आपका एक वर्टिकल स्टेबलाइजर को हमने हटा दिया था, जिससे हमारा टेल का वेट कम हो गया था और इससे कोऑर्डिनेट टर्न्स मुश्किल हो जाते, लेकिन हमने उनको इम्प्रूव करके जो है ना हमने एक बहुत इंप्रेसिव डिज़ाइन बना लिया था। तीसरे साल में हमने फिर से फिक्स विंग के साथ पार्ट लिया था, लेकिन इस बार वो एक वी टॉल था, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक टिल्ट रोटर मैकेनिज्म से ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसकी प्लेन की तरफ फ्लाइट होती है। तो इसमें बेसिकली हेलीकॉप्टर और एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट दोनों के बेनिफिट्स आ जाते हैं। एंड लास्टली इस साल हमने एक ब्लेंडेड विंग बॉडी के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर एज शामिर मेंशन वही बेनिफिट्स होते हैं। और ये एक थोड़ा सा नया डिज़ाइन था क्योंकि इस कंपटीशन में जो जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें काफ़ी फिक्स विंग थे, लेकिन ब्लेंडेड विंग बॉडी काफ़ी कम थे। तो इसको ऑप्टिमाइज करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने उसको फिर भी ज़बरदस्त। उज़ैर, थोड़ा सा आप भी मुझे बताइएगा कि इसका यूजेज क्या हो सकता है आगे? इसका यूसेज ये है कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसके लिए हम लोग इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर जो है उसको हम लोग फर्टिलाइजर सप्लाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेडिकल एड कहीं पे अगर हमें सप्लाई, थोड़ा सा माइक आप करीब कर लीजिएगा, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आया हुआ हो तो वहाँ पे हम मेडिकल एड सप्लाई करने के लिए, तो ये एक टाइप का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप मल्टीपल यूजेस के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पेलोड होता है और उसको आप ड्रॉप करके आप अपनी जो चीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई कर सकते हो ऑटोनोमसली। आप 4 लोगों की ही टीम थी? नहीं, हमारे टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 लोग थे। तो किसका क्या काम था? थोड़ा सा अगर आप चार अपने रोल्स बताएं मुझे। हमारी टीम ऑलमोस्ट 5 सेक्शन में डिवाइड है। एक टीम मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखती है, एक टीम हमारे पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखती है, एक हमारे पास ऑटोमेशन देखती है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, और एक हमारे पास मीडिया एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये आप लोगों की जो टीम है वो किस डिपार्टमेंट को देखती है? हमारी मैकेनिकल के भी हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर के भी हैं। आप 4 जो हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग ओके। तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा? मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है। सारे मुश्किल हैं, लगता है। आप बताएं। मैं ऑटोमेशन डिपार्टमेंट से, मैं मेंटर हूँ, और मैं बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्रोपल्शन सिस्टम्स और ऑटोमेशन को ओवरलुक करता हूँ। आप में से कोई आसान काम भी करता है कि नहीं?
मुझे लगता है ये खवातीन हमेशा आसान काम कर लेती हैं। मुझे नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हूँ। आराम आ गए, मुश्किल और मुश्किल आ गई। इसमें हम लोग बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकग्निशन को देख रहे होते हैं। बेसिकली कंपटीशन के दौरान एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें आपको चार्ट्स को डिटेक्ट करना होता है, उनके अंदर का कलर, बेसिकली ड्रोन को सिखाना होता है कि वो चार्ट्स को डिटेक्ट करें, उनके अंदर का कलर बता सके और इनके अंदर का जो लेटर लिखा हुआ है उनके ऊपर एक लेटर होता है तो वो बता सके। लड़कियाँ इतनी काबिल ड्रोन को भी सिखा देती हैं। जब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से आपकी ही वाहिद टीम थी इस कंपटीशन में? नहीं, और भी टीम्स थी? और भी टीम्स। तो वो टीम्स बहुत पीछे रह गई? हाँ, हमसे पीछे। जो जीता है वो किस मुल्क से था? जो जीता है वो था इंडिया से। इंडिया से। क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस आपने देखा उनके स्टूडेंट्स में और अपने आप, उनकी टेक्नोलॉजी में, अपनी टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस था और क्या डिफरेंस था? इफ़ यू कैन से दैट शो। मैं इसका बता देता हूँ। इस साल हमारा कंपटीशन वर्चुअल था, तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर के अंदर हमें प्लेन डिज़ाइन करना था। अब हमारे पास टोटल एक एग्रीगेट स्कोर बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स जारी होती हैं, डिज़ाइन रिपोर्ट जारी होती हैं, तो उनके अंदर एग्रीगेट जो स्कोर बनना था उनमें हमारी सेकंड पोजीशन थी। अच्छा। और रनर अप हमें मिला था, और जो फर्स्ट पोजीशन थी वो टीम इंडिया की थी। तो उसमें था कि हम, और हमारे पास एक सेफ्टी अवार्ड भी था। अच्छा। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनके ऊपर कॉम्पिटिशन होता है, और उस ऑन दैट बेसिस हमें मार्क्स मिलते हैं, अवार्ड होते हैं, और उसके बेसिस ओके, लेकिन किस कंपटीशन में आप आगे थे? हमारे पास जो डिज़ाइनिंग में एक्सप्लेन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर जो अंदर हमने अपना प्लेन डिज़ाइन किया था, वैसे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बट बिकॉज कंपटीशन हमारा वर्चुअल था, उसकी वजह से हमने उसको एक्सप्लेन के अंदर हमने पूरा जहाज उसके अंदर डिज़ाइन किया, और उसके अंदर हमने टेस्ट। एक्चुअल नहीं था? एक्चुअली हमारे पास कंपटीशन में इस साल हमने प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर किया था। अच्छा। लेकिन कोविड की वजह से हमारा कंपटीशन फ्रॉम फ्लाइट इवेंट टू वर्चुअल शिफ्ट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा बचपन में मैं लेके जाती हूँ, बचपन में ऐसे तो कागज के जहाज बनाते थे, वो बनाए? जी हाँ, देखा? टेललेस बनाए थे? टेललेस नहीं ना बनाए, आप टेललेस बनाए। मालूम हो गया वो ज्यादा। ये बचपन का शौक होता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आपको बड़ा आसानी होती है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन कोई प्राइज भी मिला? हाँ, मैं ये पूछने लगी थी। प्राइज एक्चुअली हमें एक रिकग्निशन मिल गई। It's the biggest prize, I guess. और ये देखे ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए, मशहूर हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इससे बढ़ के क्या है? अच्छा, अम्मा अब्बा की तरफ से क्या कमेंट थे? Obviously this told us कि वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं अभी, क्योंकि of course we all are proud of you, we all are proud of you. Yeah, because it was very difficult, क्योंकि हम लोगों के लिए, क्योंकि actually if I'm talking about me, मैं इधर सबसे छोटा हूँ, और ये सब मेरे लिए लड़कियां सबसे छोटी होती हैं, मैं बता रही हूँ, ये सबसे छोटी है भाई। वो तो फिर एक अदर टॉपिक हुई। अच्छा, तो मैंने अपने सीनियर से बहुत सीखा, और मुझे आई फील वेरी लकी कि मुझे इतनी चीज़ें मिली अब तक अपनी लाइफ में। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी तरह हमें हर किसी का मतलब थैंक्स करना चाहिए, हर किसी का, फॉर एग्जांपल गॉड सबसे पहले। और इसी तरह हमें मिलती रही हैं लोगों से अप्रिसिएशन, घर वालों से, पेरेंट्स से, और मिलती है तो आप और आगे बढ़ने की जुस्तजू करते हैं, आप मजीद आगे बढ़ने की, आपकी अंदर जो एक लगन है ना वो और पुख्ता होती है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम आप लोग ने, आपके बाकी टीम मेंबर्स की जानिब से कांग्रेचुलेशंस। एक क्विक ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि अक्सर बदलता मौसम कई बीमारियों को लेकर आता है, और जब बीमारी उस माहौल में आए जबकि ऑलरेडी हम बात इम्यूनिटी की करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें वायरस से बचना है, हम एहतियात तो बहुत करें, बट स्टिल वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो जर्म्स हो, उससे बचना होता है। और जब बात बारिश की हो, उससे मुतालिक भी कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो साथ में सेहत से मुतालिक कई मसाइल भी लेकर आती है। एक नॉर्मल मसला तो हम देखते हैं कि चेंज ऑफ वेदर से होता है मौसमी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, लेकिन इसके अलावा मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू बुखार, हैज़ा, ये भी मामलात हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। कैसे बच सकते हैं हम, इस पर आज हम बात करेंगे। जनरल फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कराची वालों के लिए कुछ नए खतरात सामने नज़र आ रहे हैं आजकल? क्या मामलात हैं कोविड के अलावा, दीगर कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? देखिए,
क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट हुई है, पहली बारिश हुई थी तो उसके बाद देखिए बारिश के बाद क्योंकि हम लोग इतनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते और बारिश में हम लोग को शौक भी होता है कि बाहर से जाके पकोड़े समोसे खाएं। तो बिल्कुल, और हमें नहीं पता होता है बाहर के तेल की क्वालिटी क्या है, क्यों मक्खियाँ बैठ रही हैं, फिर पानी का सही से निकासी नहीं है, फिर हमारा जो पानी है उसमें क्या होता है गटर और घर की लाइनें भी मिल जाती हैं, तो इससे जो बीमारियां होती हैं अक्सर, जैसे डेंगू आपने कहा, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, निगलेरिया बिल्कुल आजकल जो अगर आपका पानी क्लोरिनेटेड नहीं है, साफ़ नहीं है, उसमें कंटामिनेशन हो गई यानी कि जरासीम शामिल हो गए, तो सबसे ज़्यादा, और कराची में अब तक 5-6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक आपका हैज़ा जिसको हम कहते हैं डायरिया, तो अक्सर ये जो हम बाहर से खाना खाते हैं और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल आप बारिश में एंजॉय करें, बारिश को करें, लेकिन अगर यही चीज़ें हम घर में साफ़ सुथरी तरीके से बना के खाएं ना, और हम उस काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ज़्यादा मसला बाहर के खाने से है? बिल्कुल, बाहर के खाने से देखिए रोड साइड पे चीज़ें होती हैं, हम लोग जो खाते हैं वो स्ट्रीट फूड ही प्रेफर करते हैं, जो पकोड़े समोसे होते हैं आप उनकी, हमें एक तो तेल की क्वालिटी नहीं पता, ठीक है, फिर धुआं भी आ रहा है, मक्खियाँ भी हैं, पानी भी है, ठीक है, उसके बाद आपका जो आपको दे रहा है उसके हाथ आपको नहीं पता कि कितने साफ़ हैं या नहीं है, कितनी जगहों को उसने छुआ है, ठीक है, आजकल बहुत सारे मसले हैं जो फिर इससे चीज़ें होती हैं। ये तो चलें बड़ों की बात हो गई, स्पेशली हम बच्चों की बात करें, एक तो उन्हें शौक भी बहुत होता है नहाने का बारिश में, उसके बाद बाहर खेलने कूदने का भी बड़ा उनका वो होता है, तो बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ फिर पकड़ती हैं, उन पर ज़्यादा अटैक करती हैं, ऐसा ही है? अच्छा देखिए, बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी बन रही होती है, प्रॉपर बनी हुई नहीं होती है, या कुछ बच्चे को पहले से कोई प्रोन होते हैं, जैसे जिनमें कोई एलर्जी है या कोई एज़मा है, कोई भी ऐसी बीमारी जो बच्चे उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि रिकवर कर जाते हैं। अब आपने बात की कि बारिश में बच्चे, हम उनको नहीं नहाने से रोक सकते, और एक ये मिथ है कि बारिश में नहाओगे तो बीमारी आएगी, बारिश में नहाने से बीमारी नहीं आएगी। बारिश के बाद अगर आपने एहतियात नहीं की उसके बाद आप बीमारी को कैच करेंगे। लेकिन अक्सर मैं ये सोच रहा हूँ बारिश में नहाया था इसलिए बीमार हो गया। आप मुझे खुद बताएं ना, आपने उसे एसी में बिठा दिया, एसी में बिठा दिया आपने, टेम्परेचर को, एक तो वैसी बारिश के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना थोड़ा सा लोअर हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जैसे बच्चा बारिश से नहा के आया, ठीक है, आप उसको अच्छे से ड्राई करें या नीम गर्म पानी से उसको नहला दें, ताकि उसमें जो जरासीम बाहर से लगे थे, क्योंकि आपको पता है गलियों शहरों का क्या हाल होता है, तो बहुत सारे बारिश के अंदर क्या होता है, स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं, क्योंकि गंदा पानी है, जो बारिश का पानी साफ़ है, लेकिन जब वो कांटेक्ट में आया ज़मीन से तो वहाँ पे हमें नहीं पता कौन सी जरासीम होते हैं, और कुछ बच्चों को जो पहले हल्की फुल्की एलर्जी थी वो या फंगल इन्फेक्शन था वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ अभी अच्छे से उसको ड्राई करें या नीम गर्म पानी से उसको नहा लें। अच्छा, आप नीम गर्म पानी पे फोकस करें, चाहे गर्मी का मौसम है तब भी जब बारिश में नहाए बच्चा या कोई भी, तो नीम गर्म पानी से नहाए। इसमें देखिए इसका ये क्या होता है कि नीम गर्म, वैसे ही बारिश में आप देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो जब हम एकदम ठंडे बारिश से नहा के आएंगे फिर ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमारा और बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए, दोबारा बेहतर करने के लिए हमें क्या होता है कि हम नीम गर्म पानी से नहा लें, तो एक आप रिफ्रेश हो जाते हो, आपको सर्दी नहीं लगती, और आप एक आपकी इम्यूनिटी पे अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अक्सर माएँ ये कहती हैं कि ये मौसम है कि अगर बारिश बरस रही है तो आप नहा लें, और कुछ मौसम में माएँ कहती हैं कि इस वाली बारिश में तुमने नहीं नहाना। ये कुछ बनाई हुई बातें हैं। ये मतलब देखिए हमने ना अपनी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है उससे, अल्लाह की रहमत है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फ़वाइद भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जोड़ देते हैं अपनी, जो हम सफाई का ख्याल नहीं करते। बारिश के बाद अमूमन कहते हैं बीमार पड़ गया, बारिश के बाद क्यों बीमार पड़ा कि आपके घरों पे सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है, वो ठीक है, गंदगी और ये मच्छर फैल रहे हैं जिसमें, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, सिर्फ गंदे पानी में नहीं, हम घर की पानी के जो बाल्टियाँ होती हैं उसमें भी पानी भर गया, वो एक तो ये खुला हुआ है, उसमें भी आपको डेंगू जो मच्छर होता है वो हमेशा साफ पानी में होता है, तो उसको आप खाली कर दें या उसको कवर कर दें। अगर आप पानी ज़ाया ना करें तो उसको कवर करके रखें। आप फुल स्लीव जैसे होती हैं हल्के कपड़ों की वो पहने, जितना एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं, मच्छरों को हम बच सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बारिश में नहाने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपको एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जो ये कहते हैं कि बारिश में नहाने के बाद नज़ला हो गया, बुखार हो गया, तो
ये जो मौसमी नज़ला बुखार है ये इसके लिए भी दवाइयाँ होती हैं या ये घरेलू जो टोटके माए कहती हैं नहीं नहीं ये मौसमी है सही हो जाएगा? अच्छा देखें, वायरल का क्या होता है कि इसका जो एक टाइम पीरियड है ना वो 7 से 10 दिन है, ये अपने टाइम पीरियड पे ही जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि अगर हल्का मामूली है तो आप अच्छे से हॉट फ्लूइड्स ले लें या ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अपने आप को हाइड्रेट, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाहे वो सूप फॉर्म में हो, जूस फॉर्म में हो, ताकि ये इसकी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ठीक है। या मल्टी वाइटामिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ बड़ों को क्या होता है कि वो उससे इरिटेट हो रहे होते हैं, नज़ला है, तो उसके लिए हम उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो हम ले सकते हैं, जिसमें एंटी एलर्जी है, बुखार को कम करने की दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर बुखार मुसलसल तेज़ आ रहा है फिर आपको डॉक्टर से अपने रुजू करना चाहिए। ज़्यादा कौन इस वक्त हॉस्पिटल्स का रुख कर रहा है, किस बीमारी के साथ? हैज़ा के साथ? देखिए अगर हम सिर्फ इस सीज़न की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन इसमें टाइफॉइड और डायरिया। बिल्कुल, टाइफॉइड का मतलब तो ये है कि आपने बाहर से खाना खाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइफॉइड और सबसे ज़्यादा कॉमन डायरिया होता है, ठीक है जी। डायरिया बच्चों को भी बड़ों को दोनों को देखिए बाहर का चीज़ दोनों खा रहे हैं। अब होगा किन लोगों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी कम होगी। बिल्कुल, देखिए हम में से अगर बैठे में 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से कोई 5-10 कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कम थी। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो उसको वो अटैक किया भी होगा तो हम उसको फाइट कर सकते हैं। मेडिसिन के अलावा क्या सजेशन होती है आपकी उनके लिए जो टाइफॉइड और हैज़ा हो रहा है? तो देखिए सबसे पहले तो हमको मना करते हैं बाहर का खाना ना खाएं, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथों को कहें कि बार बार आप धोएं, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं या खाना शुरू करते हैं तो उसमें हमें लाजमी जो है अपना हाथों को धो के, इससे काफी फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है। हम समझ लें 80 to 90% हम बीमारियों से बच सकते हैं। मेडिसिन की तरफ जाना भी नहीं पड़ता जाना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप साथ मौजूद थे और इससे मुताबिक रहनुमाई से अपने आप को आपने बचाना है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। लेकिन ब्रेकिंग एक आ रही है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। कराची से खबर है जहां नादरा की जानिब से रिश्वत के एवज गैर मुल्की शहरी को शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। FIA हुकाम के मुताबिक नादरा के डिफेंस मेगा सेंटर से 30,000 रुपए के एवज शनाख्ती कार्ड बनवाया गया है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताइएगा डिटेल। देखिए ये FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की कार्रवाई है, जिसमें 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार मुल्जिमान में एक नादरा मेगा सेंटर का डेटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल है। अमूमन देखने में यह है कि जब कोई आम शहरी इन मेगा सेंटर्स पर जाता है और अपनी शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश करता है तो उसको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यह आगे जो मुलाजिम है वो ऐसा कर देते हैं कि जैसा कि उनको खून छुपाने के मुतलाजिम होता है, लेकिन जो गैर मुल्की होते हैं वो बआसानी रिश्वत के अवध जो है यहाँ से शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेते हैं। और ऐसा ही जो है एक गैर मुल्की शख्स ने 30,000 रुपए की रिश्वत के अवध जो है अमले और एजेंट की मदद से शनाख्ती कार्ड बनवाया है। इससे कबल भी जो है दो दीगर केसेस हैं उसके चलने में उस पर 13 जो मुलाजमीन समेत जो है मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये खासा अफसोसनाक और हैरतनाक अंदाज है कि जो आम शहरी रुल रहे हैं लेकिन जो गैर मुल्की हैं वो पैसों की अवध बआसानी यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं और शहरियत हासिल कर लेते हैं। जी ठीक है शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे इंतहाई अहम मामला जिससे मुतालिक आपने हमें डिटेल्स दी हैं, बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं। और फुटबॉल के प्लेयर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको पाकिस्तान के एक फ्री स्टाइल फुटबॉलर से मुलाकात कराएंगे और इनके करतब इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वैसे अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि कुछ दीगर ममालिक से ऐसी वीडियोस आती हैं, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कम है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड ये हैदर लकी हैं, फ्री स्टाइल फुटबॉलर। आप ज़रा देखिए किस महारत से, किस खूबसूरती से, किस एक्टिवनेस के साथ ही इज़ डूइंग दैट। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन्होंने की है। प्रैक्टिस कैसे की है और क्या ये प्रैक्टिस करना हर किसी के बस की बात है? ये बॉडी जो इतनी ज़्यादा इनकी कहना चाहिए ना फ्लेक्सिबल है, ये कैसे फ्लेक्सिबल? बड़ा मुश्किल काम है, मतलब देखें आप वो बॉल जो है उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, बिल्कुल कभी अपनी टांगों पे नचा रहे, कभी अपने हाथों पे नचा रहे। ये महारत जो है ये हर किसी में नहीं आ सकती। इसी पर बात करने के लिए हैदर लकी खुद हमें ज्वाइन करेंगे along with the football। और वो हमें करता भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अच्छा ये आप इसको लेके सोते भी हैं? जी एक टाइम आया था इसको लेके भी सो रहा था। अच्छा मतलब इतना शौक था जब स्टार्टिंग था, बिगिनिंग में। स्टार्टिंग कब था? 2009 में। कैसे स्टार्ट हुआ?
स्टार्ट ऐसे हुआ कि हम अक्सर पार्क में जाते थे असर की नमाज के बाद, तो दोस्तों के साथ कोई और गेम खेलते थे। एक दफ़ा एक दोस्त ले आया बॉल, तो हमने कहा क्यों ना आज बॉल खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो मैंने खेला, तो मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मैंने अब फुटबॉल ही खेलना है। अच्छा। तो वो भी फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे ही बढ़ता गया। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त 12-13। अच्छा, 12-13 साल के आपसे जब आपने, जब फुटबॉल तो आपने खेला, लेकिन ये जो फुटबॉल के को आपने नचाया, इसको आपने डांस कराया, ये बस पहले दिन से स्टार्ट हो गया? नहीं, इससे ये है कि काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी मुझे। हार्ड कैसे ट्रेनिंग की? किसी ने करवाई है? यूट्यूब से की या खुद से की? कैसे की? मेरे भाई थे अहमद भाई। अच्छा। और आसफ भाई बड़े भाई हैं, इन्होंने फिर मुझे यूट्यूब से कुछ वीडियोस दी, तो अच्छा। मैं उनसे मोटिवेट हुआ, इंस्पायर हुआ, तो खुद अपने आप से भी इंस्पायर हुआ कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर डेली रेगुलर 8 घंटे की ट्रेनिंग करता था ग्राउंड। 8 घंटे की ट्रेनिंग, यानी यूट्यूब लगी हुई है और 8 घंटे ट्रेनिंग चल रही है? जी जी। और भाई भी साथ आपको हेल्प आउट कर रहे हैं? वो कभी कभार टाइम, क्योंकि वो खुद जॉब पे चले जाते थे। अच्छा। तो मैं ग्राउंड में जाता था सुबह के टाइम, दोपहर और शाम के टाइम। जबरदस्त। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जूम आउट कीजिए जी, और हम चाहते हैं इसी सेट पर थोड़ा सा करतब देखते हैं। ये फ्री स्टाइल फुटबॉलर लकी, चूँकि हैदर लकी साथ मौजूद है, थोड़ा सा ये लगा रहेगा इसका कोई मसला नहीं है, ये इससे मसला होगा। लेट्स सी जी, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर फ्री स्टाइल फुटबॉलर, और ये देखिए जी किस महारत के साथ राइट पाँव पर भी और इसी तरह से लेफ्ट पर भी, और ये आ गया इनके बिल्कुल नेक के ऊपर ऑन द लेफ्ट हैंड, वापस राइट वन, ग्रेट, क्या बात है। ये देखिए जी, ये सिखा के जाना है। ये हाँ, हम भी दुनिया को इसी तरह नचाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। अच्छा जी, वाओ। अच्छा, विद 2 फिंगर्स, एक पे वो रोटेट करे, दूसरे से उसकी वो हेल्प आउट हो रही है। अगेन ऑन द नेक, ये टोपी उतार दी है। ओए होए, कमाल कमाल कमाल, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज 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 बैठिए, जबरदस्त जबरदस्त। है तो सिखा भी रहे हैं किसी को? जी, मैं सिखाता भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, तो कोई मुझे हायर करता है, मैं मुझे फुटबॉल भी सिखाता हूँ साथ। अच्छा। में ये ट्रिक्स वगैरह। सबसे पहले जब आप सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या मूव सिखाते हैं? सबसे पहले बिगिनिंग ट्रिक्स होते हैं कि बॉल को घुटनों में पकड़ना आना चाहिए, और बेसिक इसके ट्रिक्स होते हैं जिससे स्टार्टअप हो। अच्छा। आपको जगलिंग आनी चाहिए, और उसके बाद जगलिंग से कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल के बाद नेक स्टॉल, हेड स्टॉल और फिंगर स्पिन। तो ये बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर ये करने आते हैं तो फिर ट्रिक्स बाय ट्रिक्स। आपका मेंटोर कौन है? मैंने बताया कि 8 घंटे जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे एक ट्रिक्स मैंने देखा होता है, तो वो 8 घंटे की ट्रेनिंग में वो मुझे 10-12 ट्रिक्स मिल जाते हैं, खुद के क्रिएट किए हुए। खुद के क्रिएट सिग्नेचर मेरे मूव बन जाते हैं वो, कि अच्छा, खुद के बनाए हुए। सही। हम दीगर ममालिक में देखते हैं बाकायदा ये स्पोर्ट, और वो लोग सीखते भी हैं, वो सिखाते भी हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, राइट? जी, पाकिस्तान में बेसिकली ये बात है कि प्रमोट और प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए तो टैलेंट काफ़ी है, और लड़के मेहनत भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि लड़कों भी कुछ वीकनेस है कि वो हार्ड वर्किंग देख के वो इस फील्ड में आते नहीं हैं, कि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपका पैशन नजर नहीं आता, स्कोप की बात अलग होती है। मेहनत है ना, उसके बाद मेहनत तो वो जी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। तो यही वीकनेस है ज़्यादा। आपने अभी तक अगर किसी प्लेटफॉर्म से खेला हो, ये खेलने की कोशिश की हो? जी, मैंने 2016 में रेड बुल की तरफ से, इंटरनेशनल जो ब्रांड है वो पाकिस्तान में इवेंट ऐसे करवाती है, तो उसकी तरफ से मैंने खेला, वो मैंने विन किया, नेशनल चैम्पियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और 2020 में मैंने वर्ल्ड लेवल के लिए क्वालिफाई किया, और फर्स्ट स्टेज के लिए। अच्छा। और इस साल भी अभी भी रेड बुल हो रहा है, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, ये अब ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है जी। और वो इंटरनेशनल इवेंट है? ये इंटरनेशनल है। अच्छा। वर्ल्ड लेवल का, जहाँ पे रेड बुल की तरफ से 14+15 कंट्रीज के लड़के। तो पाकिस्तान से आप कितने लोग हैं?
पाकिस्तान में बहुत ही कम है। अब रेड बुल की मुझसे बात हुई थी, उन्होंने कहा फिलहाल तो अभी आप ही हो। अच्छा, तो ये कैसे कांटेक्ट हुआ? क्योंकि इफ यू आर द ओनली वन तो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। जी जी, उनकी मेरे से बात हुई तो वो पहले तो वो हैरान हुए, तो दूसरा मुझे फ़ख्र था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे ट्रिक्स देखिए, उन्होंने मेरी वीडियोस मैंने देखी, तो उन्होंने कहा कि आपका आगे जाना अच्छा है और आपको हम जल्दी बताएंगे। अच्छा, तो इसका एक और इवेंट होता है जो रेड बुल भी उन्हें स्पॉन्सर करता है, वो है सुपर बोल। सुपर बोल में 140-50 प्लस कंट्रीज से लड़के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे परचम लेके जाते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे अगर स्पोर्ट हो और मैं अपने पाकिस्तान का परचम वहाँ पे इंशाल्लाह फिर हम भी दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि जी ये हमारे पाकिस्तान का, कराची का हमारा लड़का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी आप किसी खेल की तरफ रुझान होता है तो अमूमन ऐसा होता है कि घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कमाई का जरिया नहीं है, पता नहीं कब कमाना शुरू करोगे। तो घर वालों का क्या रवैया था? मैं सबसे पहले फिर अगेन कहता हूँ कि मेरे अहमद भाई और आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया है। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने भी क्रिटिसाइज़ करते थे। क्या कहते थे? वो मुझे ये कहते थे कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूरोप नहीं है, आप क्या साबित करना चाहते हो। आज वो क्या कहते हैं? आज वो इतना फ़ख्र करते हैं कि यार तेरे पास एक यूनिक एक आर्ट है, तू फुटबॉल भी खेलता है मैच में और बाद में हाफ टाइम में लोगों को इंटरटेन भी करता हूँ। मुझे देख के गाँव लड़के आते हैं कि यार वो शहर से लड़का आया है, उसका मैच देखने जाना है। तो मुझे बड़े बड़े टूर्नामेंट से इवेंट पे लोग स्कूल्स कॉलेजेस में मुझे इनवाइट करते हैं, मैं परफॉर्म करता हूँ और स्कूल्स में मुझे ट्रेनर के तौर पे भी हायर किया जाता है। तो फिर वही बात कि फैमिली की तरफ से नहीं और भाइयों की, बड़े भाई आसिफ भाई और मासूम बाबू अहमद भाई हैं जो अभी मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आ जाए बिल्कुल जी। अहमद आप भी आ जाइए, माइक दे दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है और जब हम किसी भी मकाम पे पहुंच जाए ना श्रेब और वो सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि अच्छा ये वो वाहिद शख्स है। जब हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा था तो हमें इसने सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से, इतनी हिम्मत से हमें सपोर्ट बिल्कुल। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक ठाक? कितना आपको फख्र है कि आपके इस भाई ने मेहनत की, आप लोगों की सपोर्ट के बाद जरा मेहनत उसकी अपनी है, लगन उसकी अपनी है, टैलेंट है, हिम्मत दी ना इन्होंने। असल में ये कि इसका ये जो आर्ट था ना ये बिल्कुल डिफरेंट था और ये ना तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें नेक्स्ट जा सके ये। तो इसने बोला था कि मेरा ये शौक़ है, मैं इसमें चलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला चलो यार कोई और काम वगैरह कर लो, अपना बिजनेस है, आप उसमें चले जाओ। इसने बोला नहीं मेरा यही शौक़, मैं यही करूँगा। तो फैमिली भी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। क्या कहती थी फैमिली? वो बोले ये कोई आर्ट नहीं है, ये ऐसे ही फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये करता रहता है। तो मुझे तो पता था ये आगे कुछ ना कुछ बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े बहन भाइयों को बड़ा यकीन होता है कि अच्छा अगर छोटा कुछ सोच ले उसने कर लेगा ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने सोचा था ये उससे तकरीबन बालातर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ये जानता हूँ कि यह पाकिस्तान का एक असासा है अगर कोई देखे तो। बेशक। तो ये कि ये पाकिस्तान के जितने भी हमारे जो बड़े लोग हैं उनको भी चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान का असासा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा था कि नहीं भाई ये करना ही नहीं है तुमने। तो वो किस लिए कर रहा था ये, इसने बोला था कि मैं करूँगा, मेरे पास बस एक आर्ट है वो ये है और मेरी एक विश है वो ये है कि मैं पाकिस्तान का परचम आउट ऑफ कंट्री में लहराना करेगा। देखो इंटरनेशनल इवेंट में ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेट करे, भले वो वर्चुअल इवेंट ही है। मुझे अहमद ये भी बताएं, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं वीडियोस ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब से ही ये आगे चला है असल में। अच्छा, तो असल में कितने व्यूज आज आ रहे हैं इनके वीडियोस पे वैसे यूट्यूब पे? व्यूअर्स तो इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हिट कौन सी वीडियो हुई है? जी ये बताएं ये बता देंगे। मैं और अहमद भाई प्लान कर रहे थे कि मैंने कहा कोई नया आर्ट करते हैं, कोई यूनिक कुछ होना चाहिए। 2018 की बात थी तो पीटीआई वाला एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ना सॉन्ग पे मैं फ्री स्टाइलिंग करूँ बोल के साथ। अच्छा, क्या सॉन्ग, कौन सा? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। थोड़ा सा करवा ना ले। हाँ, तो चाहते हैं कि वो उसके गाना बजे। उसके बीट थे, मैंने उसकी पहले घर में रिहर्सल की सॉन्ग की और उसके बीट को मैंने ऐसे रोक सको तो रोक लो ऐसे मैंने, फिर हमने ना एक जगह पे गए तो भाई थे उनका एक दफ्तर था वहाँ पे,
उनकी गाड़ी पीटीआई वाली खड़ी थी, तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। मेरी अकाउंट में, हैदर लकी अकाउंट में 1.5 लाख के करीब व्यूज़ आए। फिर एक किसी ने, लोगों ने शेयर की, उसे 2 मिलियन व्यूज़ आए। 2 मिलियन व्यूज़। और मेरे यूट्यूब चैनल हैदर लकी टीवी के नाम से उस पर अब 1 मिलियन होने वाला है। माशाल्लाह। तो गाना खुद भी साथ गा के कर सकते हैं? ये गाना हमें लगाना पड़ेगा। नहीं, ये गाना तो मैं गा नहीं सकता। तो ये है कि ये मेरी वाहद वीडियो थी तो जिससे मुझे फेम मिला। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच हैदर। आप समझते हैं अहमद, आपका शुक्रिया। जब इस तरह की ना बड़े भाइयों की, फैमिली की, दोस्तों यारों की, तो उसके बाद वाकई जिसने आगे जाना होता है वो बड़ा स्मूथली आगे जाता है। थैंक यू आप दोनों का। नाजरीन, वक्त हो गया ख़त्म। पाकिस्तान के ये असासे, इसकी हम बात करते हैं, हम और भी बात करेंगे आपसे अगले प्रोग्राम से। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।